तो गाइस इसके जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है या तो पूरे 1 से लेके 6 चैप्टर के जितने 1 मार्क्स के एमसीक्यू है और जितने 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ऑलरेडी मैंने 9 तारीख को ये वीडियो अपलोड कर दिया था रात को 10 बजे। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज जाके वो वीडियो देख के चीजों को कवर करो। अगर एग्जाम में आया तो बस नंबर थोड़ा बहुत चेंज करके अगर आपने कर लिया तो कैसे भी क्वेश्चन आएंगे आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। तो ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है। और इसी के साथ ही कल एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो 2 आया था, एक 230 को आया था जिसके अंदर पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, पाई डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसका वीडियो हमने ऑलरेडी 230 को कल के दिन अपलोड कर दिया था। और शाम को भी 9:30 को हमने फर्स्ट से लेके थर्ड चैप्टर तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पीवाईक्यू थे वो हमने सॉल्व करवाया। तो इस लेवल का हार्डवर्क किया जा रहा है। अब बचा हमारा 4th और 5th चैप्टर। तो 4th और 5th चैप्टर मैं इसमें कवर करूंगा। इसमें मैं आपको सभी को करवाने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन। और इसी के साथ गाइस बताना चाहूंगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग का जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ऑलरेडी उसका प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन जो था जो मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाए, एक भी क्वेश्चन मैंने प्रॉब्लम सेट का छोड़ा नहीं है, जिससे आप देखोगे तो आपकी पूरी चीजें कवर हो जाएगी और बहुत कम टाइम में। उसका भी जो मैंने सॉल्व करवाया था उसका भी ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया है। तो फटाफट फटाफट देख के अपनी चीजें फटाफट कवर करते जाओ, जिससे गाइस कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप अटेम्प्ट करके आओगे। तो जितना जोर लगा सकते हो, देखो गाइस आपसे भी कई गुना ज्यादा मेहनत हम कर रहे हैं, तो कम से कम हमें देख के तो आपके अंदर वो जोश एंड मोटिवेशन आना चाहिए। और इसके साथ ही बोलूंगा अपना चैनल 300K के नजदीक पहुंच रहा है। अगर आपको लगे कि आपके प्रदीप एंड राहुल सर या पूरी जीटी की पूरी टीम आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेवल का हार्ड वर्क कर रहा है, तो मुझे लगता है इस वीडियो पर जितना लाइक कर सकते हो उतना लाइक करो, जितना कमेंट कर सकते हो उतना कमेंट करो। और चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करो। और इसी के साथ अगले साल अगर आप 11th में जाने वाले हो तो साइंस, और अगर साइंस लेने वाले हो या कॉमर्स ले रहे हो, साइंस वाले बच्चों के लिए हमारे 3 चैनल है, प्रदीप गिरी अपडेट, गिरी ट्यूटोरियल एंड प्रदीप गिरी 11th 12th अकेडमी, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और अगर आप कॉमर्स लेने वाले हो तो आपके लिए 2 चैनल है, एक है हमारा प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी और दूसरा प्रदीप गिरी 11th 12th अकेडमी। तो कॉमर्स वाले बच्चे उन चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। और अगर आप डिप्लोमा करने वाले हो 10th के बाद तो आपके लिए प्रदीप गिरी एकेडमी ये चैनल है, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आप लेने वाले वो चैनल आपने वाइज सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो चलो फटाफट फटाफट हम 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन करते हैं। देखो 1 मार्क्स के क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है। द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज ₹200 एंड द रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 0.3%। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 शेयर। ऐसा भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था, बट चलो इसमें पीवाईक्यू दिया हुआ तो हम एक बार और सॉल्व करेंगे। द मार्केट प्राइस, तो यहाँ हम लिखते हैं मार्केट प्राइस जो दिया हुआ सबसे पहले उसको गिवन में लिखने का। ओके, मार्केट प्राइस अपने को कितना दिया हुआ है ₹200। इसके साथ ही अपने को रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना दिया हुआ 0.3%। अपने को पूछा फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 शेयर, कॉस्ट ऑफ 1 शेयर। तो सबसे पहली बात तो देखो गाइस रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया हुआ है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 10%, मैं आपसे 10% ब्रोकरेज लूंगा तो आप बोलोगे सर पर कितना ब्रोकरेज लोगे सर, अमाउंट में बताओ। तो ये रेट में दिया हुआ, हमें इसका अमाउंट निकालना रहेगा। क्या निकालना है? अमाउंट। और हमेशा ब्रोकरेज मार्केट वैल्यू पे निकालना रहता है। किस पे निकालना रहता है? मार्केट वैल्यू पे। तो हम लोग निकालेंगे। और एक चीज और पहले बता रहा हूं कि अगर हम कोई भी चीज द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 शेयर, एक चीज याद रखो, कोई भी चीज अगर हम खरीद रहे हैं, अगर कोई भी चीज हम बाय कर रहे हैं तो उस पे क्या होता है? ब्रोकरेज प्लस हो जाता है। और अगर कोई चीज हम बेच रहे हैं, अगर कोई चीज हम सेल कर रहे हैं तो उसकी पे ये ब्रोकरेज क्या हो जाता है? माइनस हो जा रहा है। तो हमें क्या पूछा? कॉस्ट, मतलब खरीदने का कॉस्ट। तो इसमें जो भी ब्रोकरेज आएगा उसको हम क्या करेंगे? मार्केट वैल्यू में प्लस कर देंगे। क्लियर? तो देखो अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, तो हमें ये जो ब्रोकरेज दिया हुआ है, अब हम ब्रोकरेज सर ने बताया कि हमेशा 0.3% ऑफ मार्केट वैल्यू। तो 0.3%, 0.3% को हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं। मार्केट वैल्यू कितना है? 200 है। अब देखो 100 1 जा 100, 100 2 जा 200। ओके, अब 0.3 इंटू 2, अब 3 2 जा 6, तो ये हो गया हमारा 0.6 अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, ये आ गया। अब कॉस्ट ऑफ 1 शेयर कितने का मिलेगा? कितने का मिलेगा? क्या हो रहा है? तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 शेयर
तो आप सभी को मैंने बताया है कि मार्केट वैल्यू में मार्केट वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज को क्या करो प्लस कर दो। अब मार्केट वैल्यू कितना है गाइस, मार्केट वैल्यू ये देखो 200 रुपीज है, प्लस अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज हमने निकाल दिया 0.6, तो ये टोटल कितना हो गया 200.6। ओके, ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ वन शेयर। क्लियर। और इसका फाइनल स्टेटमेंट में भी लिखने का, आपने को जो क्वेश्चन पूछा उसका फाइनल स्टेटमेंट लिखने का, द कॉस्ट ऑफ वन शेयर इज ₹200.6। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो एक ऐसा क्वेश्चन PYQ में पिछले कई सालों में एक्टिविटी बेस आया था, तो हम इसको फटाफट करते हैं। स्मिता इन्वेस्टेड ₹12,000 टू परचेज शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹10 at a premium of ₹2. Find the number of share she purchased, complete the given activity to get the answer। तो स्मिता की जो चीजें दी है वो ये हमें एक्टिविटी बेस दी हुई है। सबसे पहले यहाँ देखोगे तो ये क्या लिखा है, एक्चुअल है FV होना चाहिए। फेस वैल्यू ₹10 लिखा हुआ है, प्रीमियम का भी लिखा हुआ है 2। देन मार्केट वैल्यू आप सभी को पता है, मार्केट वैल्यू कैसे बनता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो यहाँ लिखेंगे हम फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, यहाँ लिखो प्रीमियम। अब यहाँ पूरा मेरे में आएगा नहीं, बट आप लिख देना प्रीमियम। और अब फेस वैल्यू कितना है, देखो फेस वैल्यू ऊपर ही लिखा हुआ है 10 प्लस 2 12 आ गया। इसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। अब टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया 12,000, तो यहाँ अब मैं यहाँ लिखता हूँ क्योंकि ये छोटा पड़ जा रहा है। 12,000 अपॉन 12 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आगे बॉक्सेस में हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपने को जो पूछा है ऐसा बॉक्स ऐसा बना देने। अब ये देखो 12 1 12, 12 1 12, तो आंसर कितना आ गया 1 2 3, तो टोटल 1 आगे 3 0। ये शेयर्स, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन इतने आसान होते हैं ना यार, बस दिमाग से काम करोगे तो ऑलरेडी आप भर दोगे। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, फेस वैल्यू 10 दिया, प्रीमियम 2 दिया, टोटल 12 हो गया। फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 12,000 है और मार्केट वैल्यू 12 दिया हुआ, दोनों को डिवाइड करो, आपका आंसर आ गया। इसके बाद आगे मल्होत्रा साहब का दिया हुआ, मल्होत्रा परचेजेस सोलर पैनल फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ₹85,000। शी सोल्ड देम, अरे मल्होत्रा भाई नहीं है, सॉरी बहन है। शी सोल्ड देम फॉर 90,000, द रेट ऑफ GST इन 5%। फाइंड द ITC ऑफ श्रीमती मल्होत्रा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ GST पेएबल बाय हर। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा है, हमें GST पेएबल निकालना है। और जब भी GST पेएबल आता है तो आप सभी को पता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो फटाफट अपने को यहाँ दो, जब भी अपने को पता चले GST पेएबल आए तो GST पेएबल में जो छोटा वाला दिखाई दे रहा है इस पे इनपुट टैक्स निकालने का, और जो बड़ा वाला दिखाई दे रहा है उस पे आउटपुट टैक्स निकालने का, और दोनों निकाल के दोनों को क्या कर देने का, माइनस कर देने का। क्योंकि दोनों हमें देखो टैक्सेबल वैल्यू 85,000 और जितने में बेचा है 90,000। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले इनपुट टैक्स हम लोग निकालते हैं, ऊपर गिवन इवन सब लिख देना, जो जो दिया हुआ है याद रखना। अब देखो क्या लिखा हुआ है 5% GST इन्होंने दिया है, तो 5% ऑफ इनपुट के लिए छोटा वाला अमाउंट 85,000, तो 5% है, तो परसेंट को हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे इंटू 85,000। अब देखो ये 0 0 कैंसिल, 5 0 0, 5 5 25, 5 8 40, 40 एंड 42 आ गया। ये हो गया हमारा ITC। अब हम निकालेंगे आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स आप सभी को पता है कि बड़ा वाला जो अमाउंट दिया उस पर निकालने का, 5% ऑफ 90,000, तो हम निकालेंगे 5/100, परसेंट इसलिए 100, और ये 90,000, 0 0 गेट कैंसल्ड, 5 0 0, 5 0 0, 5 9 45। अब हमें GST पेएबल का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। GST पेएबल का फॉर्मूला आप सभी को पता, आउटपुट टैक्स माइनस ITC, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट वही। आउटपुट टैक्स कितना दिया हुआ है 4,500
और आईटीसी कितना दिया हुआ है 4250। अब इसको माइनस करोगे तो डायरेक्ट ही दिख रहा है कि 250 रुपीज बचेगा, और ये हमारा क्या होगा, ये आउट जीएसटी पेबल बचेगा, और फाइनल आंसर लिख देने का। कभी कभी पता है आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स डायरेक्ट दिया रहता है, तो डायरेक्ट ये दोनों को माइनस करके निकाल सकते हो, बट इसके अंदर हमें आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स नहीं दिया हुआ है, जीएसटी का परसेंट दिया हुआ है, और हमें पूछा जीएसटी पेबल, तो हमें आउटपुट और इनपुट पहले निकालना पड़ेगा, देन हम माइनस करना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आएंगे। इसके बाद आगे अगला, रियल पेंट सोल्ड 2 टीन्स ऑफ लश्कर पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ईच टीन इज ₹2800। If the rate of GST is 28%, then find the amount of CGST and SGST charged in a tax invoice. सबसे पहले देखो, आप सभी को पता है जीएसटी किस पे निकालते हैं, टैक्सेबल वैल्यू पे। जीएसटी किस पे निकालते हैं, टैक्सेबल वैल्यू पे, ये दिमाग में रखना। तो हमने कितने टीन्स के कितने लश्कर पेंट के लिए 2 टीन लिए, और एक टीन का 2800 है, बट हमसे क्या पूछा है, टोटल सीजीएसटी और एसजीएसटी, टोटल सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो हमारा टैक्सेबल वैल्यू ये एक का दिया हुआ है, पर हम 2 खरीद रहे हैं, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करके टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टीन आ जाएगा। तो हम लिखेंगे टोटल, आप ऊपर गिवन लिखना है, जो जो चीजें दी है पहले बता रहा हूं, जो जो चीजें दी है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 1 टीन लश्कर पेंट, फिर इसका रेट ऑफ जीएसटी, ऐसा ऊपर लिखना है, याद रखना, ये चीजें मेरे दिमाग में रखना। टोटल टैक्सेबल वैल्यू, ओके, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, तो हमें 2 से 2800 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 0 0, 2 0 0, 2 8 16, 2 2 4 1 5। तो ये टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टीन लश्कर पेंट का आ गया। अब हमें इसके ऊपर क्या निकालना है, हमें निकालना है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है। ओके, तो गाइस अब देखो जीएसटी 28% है, जीएसटी 28, अपने को जीएसटी नहीं पूछा है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आपको पता है सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होता है, हाफ हाफ होता है। तो हम यहां करेंगे रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल रेट ऑफ एसजीएसटी इक्वल रेट ऑफ जीएसटी डिवाइड बाय 2। ओके, तो रेट ऑफ जीएसटी कितना है 28/2, तो ये हो गया 14%। तो हमें, क्योंकि हमें सीजीएसटी पूछा है ना, तो हम 14% वाला निकालेंगे। तो चलो फटाफट निकालते हैं फटाफट। तो हमें क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, तो हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इक्वल अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। ओके, इक्वल, अब आपको याद है जीएसटी हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पे निकालते हैं, जीएसटी ये भी एसजीएसटी का है, जीएसटी का ही पार्ट है। तो कितना जीएसटी है, सॉरी एसजीएसटी, सीजीएसटी कितना 14%, 14% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू कितना 5600 परसेंट है, तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा इंटू 5600। 0 0 कैंसल, मल्टीप्लाई तो आपको आता ही होगा, इसलिए उसे क्या करके दिखाने की जरूरत, डायरेक्ट कर देते हैं हम। 14 इंटू 56, तो ये हमारा हो गया ₹784। अपने को यही पूछा था ना, अमाउंट पूछा, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अगर अपने को, चलो ये क्वेश्चन आप लोगों से मैं ऑलरेडी पूछ लेता हूँ, कमेंट में जरूर लिख लेना। ये तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी पूछा, अगर हमसे पूछा होता परचेस प्राइस ऑफ 2 टीन लश्कर पेंट, तो कितना होता, मैं देखना चाहूँ कितने बच्चे कमेंट में लिखते हैं। अब अगला क्वेश्चन, रेडीमेड गारमेंट शॉपकीपर गिव्स 5% डिस्काउंट ऑन अ ड्रेस ऑफ ₹2000 and charge 5% GST on the remaining amount. What is the purchase price of dress for the customer? अब देखो क्या क्या, सबसे पहले फिर से बता रहा हूँ, गिवन लिखना है। चलो एक बार गिवन में इस बार लिख के ही दिखा देता हूँ। गिवन में जो जो लिखा रहता है वो लिखना है। सबसे पहले डिस्काउंट लिखा है 5%। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, रेडीमेड गारमेंट शॉप में 5% डिस्काउंट ऑफ ड्रेस ऑफ रुपीज, तो प्रिंटेड प्राइस कितना है, ₹2000। इसके बाद रेट ऑफ जीएसटी 5% दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछा हुआ है, परचेस प्राइस।
मतलब कितने में वो खरीदेंगे। तो देखो एक चीज हमेशा दिमाग में रखना कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा प्रिंटेड प्राइस पे होता है। ये जो प्राइस जो लिखा रहता है ड्रेस के ऊपर उस पे डिस्काउंट होता है। तो पहले हम लोग इसके ऊपर डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट निकालने का जितना भी डिस्काउंट मिलेगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो होता है टैक्सेबल वैल्यू, और टैक्स उसके ऊपर निकाला जाता है दुकान वाले। ऐसा हमने अपने एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, ऐसा सेम टू सेम एक एक्सरसाइज में दिया हुआ क्वेश्चन, तो उसको ध्यान से देखना। तो चलो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। देखो 5% डिस्काउंट दिया है तो परसेंट में लिखा हुआ है, बट मुझे इसको अमाउंट में निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 5% ऑफ 2000। तो 5%, अब परसेंट को हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे और 2000, तो 0 0 कैंसल, 5 0 0 5 2 10। क्या बात है, बहुत ज्यादा डिस्काउंट दिया है, 100 रुपीज डिस्काउंट मिल रहा है। अब 100 रुपीज इसमें से माइनस कर देंगे और जो बचेगा वो मेरे लिए टैक्सेबल वैल्यू होगा। तो टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2000 में से 100 रुपीज माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 1900। तो 1900 अब जो मेरे पास आगे इसके ऊपर टैक्स लगेगा। डिस्काउंट निकालने के बाद जो पैसा बचता है टैक्स उसके ऊपर लगता है। तो हमें ये 5, अब हमें अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है। 5% जीएसटी लगाया ना, बोलेगा भाई ये तो मैंने आपको डिस्काउंट दिया पर ये तो गवर्नमेंट के हाथ में जाता है ना यार। तो हम इस पर निकालेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी और 5% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। और टैक्सेबल वैल्यू कितना है, इतना। तो 5%, परसेंट को हटाया है तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, 0 0 कैंसल, ओके। तो कितना उसको अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना लगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना लगा ₹95। बट अपने को क्या बोला है, अपने को बोला है परचेस प्राइस। तो परचेस प्राइस आप सभी को पता है कि टैक्सेबल वैल्यू इतना है, इतना है टैक्सेबल वैल्यू। इसके ऊपर इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो चलो फटाक से, यहाँ आई थिंक ये ऊपर नहीं जाएगा, नहीं जा रहा, इसको नजर लग गई है। तो परचेस प्राइस, तो परचेस प्राइस में टैक्सेबल वैल्यू कितना था, ऐसा लिख देने का और अच्छा लगेगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो कितना था 1994। बोलेगा कि क्या डिस्काउंट देके, मतलब 2000 का डिस्काउंट तो 5 रुपए फायदा। बोलेगा नहीं सर मैं तो 100 रुपीज का डिस्काउंट दिया था, ये तो टैक्स ना, वो तो गवर्नमेंट का टैक्स जाता है। तो आपको कितने में मिलेगा 1995। क्लियर। अब देखो गाइस एक चीज याद रखना कि फाइनल स्टेटमेंट लिखना मत भूलना, बार बार बोल रहा हूं। अब अगला क्वेश्चन शांतिलाल का है। श्री शांतिलाल परचेस ₹150 शेयर्स। कितने शेयर्स खरीदे हैं, 150 शेयर्स खरीदे हैं। उसका फेस वैल्यू है ₹100 और मार्केट वैल्यू है ₹120। कंपनी पे डिविडेंड, कंपनी ने डिविडेंड हमें कितना दिया है, 7% दिया है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न, ROR। ओके, रेट ऑफ रिटर्न। तो सबसे पहली बात तो कुछ चीजें दिमाग में सुन लेना। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे निकालते हैं। किस पे निकालते हैं, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे। और इन टोटल इन्वेस्टमेंट, सम इन्वेस्टमेंट हमेशा मार्केट वैल्यू पे। अब देखो फेस वैल्यू यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है और मार्केट वैल्यू भी लिखा हुआ है। सम इन्वेस्टमेंट, देखो मैंने बोला था ना सम इन्वेस्टमेंट किस पे निकालते हैं, मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू में नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो मार्केट वैल्यू बस लिखना है चोरी चोरी, ये देखो 120। ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, समझ में, PYQ करवा रहा हूँ मैं। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर देखो यहाँ रुपीज लिखा हुआ है। नंबर ऑफ शेयर्स परचेस ₹150 शेयर्स, ये देखो ये गलत है भाई, नंबर ऑफ शेयर में रुपीज टूट जाए। कितने शेयर्स करते हैं 150। फिर सबसे बड़ी बात, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है 18,000। सम इन्वेस्टमेंट 18,000 लिखा हुआ है। अब डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड प्रदीप सर ने अभी बताया था कि डिविडेंड हमेशा किस पे निकालते हैं, फेस वैल्यू पे। तो देखो फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड, मतलब जितना परसेंट डिविडेंड कंपनी दे रही है। तो फेस वैल्यू कितना है, चोरी करके लिख दो इधर 100। रेट ऑफ डिविडेंड किधर है भाई,
रेट ऑफ डिविडेंड, अच्छा ऊपर लिखा नहीं, ऊपर लिखा हुआ रेट ऑफ डिविडेंड 7। ओके 7%, देखो परसेंट मत लिख देना क्योंकि डिवाइड बाय 100 लिखा हुआ है, तो 7/100। अब 7/100 अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ बट हम 7/100 देखो कैंसल ₹7। बहुत सारे बच्चे यहाँ फिर से अगर 100 नहीं होता तो 7% लिखते, बट यहाँ 100 लिखा हो तो 7 बस लिखना, 7/100 आ गया। अब टोटल डिविडेंड जो भी एक अपने को दिया रहता है डिविडेंड पर शेयर को जब नंबर ऑफ शेयर, देखो डिविडेंड पर शेयर को नंबर ऑफ शेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल डिविडेंड कितना है। देखो 15 7 105 और एक और 0। ओके तो ये हमारा 15 7 105 और आगे वाला एक 0, तो ये कितना हो गया टोटल डिविडेंड 1050 रुपीज। तो आगे से रुपीज का साइन रखेंगे, इसमें बॉक्स के अंदर लिखने का, मेरे को वहां जगह कम था इसलिए मैंने बोला। अब रेट ऑफ रिटर्न देखो अगर आपके पास दिमाग होगा ना नीचे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ये देखो नीचे लिखा ही है डिविडेंड ऑफ इनकम, ऑलरेडी लिखा था तो इसको देख के ऊपर लिख सकते थे डिविडेंड ऑफ इनकम अपॉन सम इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला आपको पता होगा आरओआर का फॉर्मूला क्या था, यहां लिख के देता हूं। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, सम इन्वेस्टमेंट। तो सम इन्वेस्टमेंट जो टोटल सम इन्वेस्टमेंट होता है, सॉरी हमारा पूरा डिविडेंड इनकम, टोटल डिविडेंड इनकम, तो टोटल डिविडेंड इनकम ऊपर लिखते हैं, नीचे सम इन्वेस्टमेंट जितना मैंने इन्वेस्ट कितना किया है 18,000 इंटू 100। ये देखो या डिविडेंड इनकम लिखा हुआ है, सम इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है इंटू 100, बस इसको सॉल्व करना है। 0 0 कैंसल, ये 0 0 कैंसल। अब 105 को 18 से डिवाइड कर, चलो फटाक से इसको, वैसे डिवाइड तो आप लोग को आता ही होगा तो क्या ही करके दिखा है, तो डिवाइड कितना दिया हुआ 18 से, तो फटाक से हो गया, तो ये कितना आ गया 5.83%। ओके तो यहाँ ऑलरेडी आपको बॉक्स के अंदर इसको लिख देना है क्योंकि बॉक्स में ये तो मैंने सॉल्व करके दिखाया, तो बॉक्स में आपको फाइनल आंसर लिख देना है। अब गाइस यहाँ हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया फाइनेंशियल प्लानिंग का जो पीवाईक्यू में आया हुआ था। और गाइस मैं बोल रहा हूँ प्रॉब्लम सेट भी इसके बाद देखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जितने पीवाईक्यू क्वेश्चन आए थे सब मैंने करवा दिया, पर एक बार प्लीज रिक्वेस्ट है कि प्रॉब्लम सेट जरूर देख लेना। ओके और ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया। तो देखो 1 मार्क्स के एमसीक्यू और 1 मार्क्स के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के मैंने करवा दिए हैं, हम डायरेक्ट जाते हैं 2 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो भी करवाए हैं। तो ये पहला पीवाईक्यू है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है इसको फटाफट कर सकते हो। बॉक्स में 5 रेड 8 ब्लू और 3 ग्रीन पेन्स है, तो सिंपल सी बात है टोटल ही हमारा सैंपल स्पेस होता है, तो 5 रेड 8 ब्लू और 3 ग्रीन, टोटल मिला के 8 और 3 11 और 11 और 5 16, तो टोटल 16 आ गया। तो हम यहाँ टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा हमारा 16। ओके अब इवेंट का नाम यहाँ लिखने का, जो भी अपने से क्वेश्चन पूछा हुआ है वो इवेंट का एक नाम दे देने का। अपने को पूछा है कि ब्लू पेन के बारे में, तो ब्लू पेन दिख रहा है भाई 80 है, तो सिंपल सी बात है इवेंट का नाम हमने ए दे दिया और 8 ब्लू पेन है, तो नंबर ऑफ ए भी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब अगर मुझे इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला है तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना है मेरे दोस्त 8, एन ऑफ एस मतलब टोटल, तो 8 1 8 8 2 16, तो ये हो गया हमारा 1/2 पी ऑफ ए। ओके तो चलो आगे फटाफट अगला फिर से टोटल बिना देखे वेखे फटाफट पढ़ लेंगे। देखो टोटल 5 स्ट्रॉबेरी 6 कॉफी और 2 पेपरमिंट, इतने चॉकलेट दिए हैं, तो फटाफट मैं इसको प्लस ही कर देता हूँ, पूरा लिख के करना कि बिना मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अब पूरा लिखना 5 स्ट्रॉबेरी 5 कॉफी, पूरा ऐसे करके लिखना प्लस करके, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 6 7 8 और 8 में 5 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 13। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ गया 13 चॉकलेट का, तो ये टोटल हमने लिख दिया। जितने चॉकलेट है उनको प्लस करना है, टोटल मतलब ही सैंपल स्पेस होता है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 13 आ गया। अब मुझे क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी हर एक कॉफी चॉकलेट का फाइंड करना है। तो फिर से यहाँ इवेंट का नाम लिखने का, इवेंट को एक नाम दे देने का कि हमें क्या, और इवेंट का नाम मैंने ए दे दिया है ए। अब यहाँ देखो कितने कॉफी चॉकलेट है 6 यहाँ लिख देने का 6 कॉफी।
ओके, और अपने को जो पूछा है, 6 कॉफी चॉकलेट। ओके, तो हो गया। अब नंबर ऑफ ए क्या हो गया, 6। बोलो इसके आंसर ना डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आपके दिमाग में डायरेक्ट आ जाना चाहिए, पी ऑफ ए, तो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है 6 और एन ऑफ एस कितना था 13, 6 अपॉन 13 आ गया। कॉफी चॉकलेट के बारे में पूछा था, हो गया। अब आगे भाई, आगे भी यही सेम क्वेश्चन है। हाँ, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 2, 3, 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट, राइट द सैंपल स्पेस एस एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट एंड। बस मतलब अपने को तो प्रोबेबिलिटी भी नहीं फाइंड करना है, बस ये उससे नंबर बनाना है 2, 3, 5। और ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया आप लोगों को। 2, 3, 2, 5, 2 वाला काम खत्म। अब 3 वाला 3 से बनाओ, 3, 2, 3, 5, 3 वाला काम खत्म। 5 वाला बनाओ, 5, 2 एंड 5। तो नंबर ऑफ एस कितना आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बस यही चाहिए था, नंबर ऑफ सैंपल्स पे चाहिए था। अब आगे ये देखो, ये क्वेश्चन और ऐसा आया हुआ है, क्या दिया हुआ है नंबर 2, 3, 5, 7। 2 वाले से पहले बनाएंगे तो 2, 3 हो जाएगा, देन 2, 5, देन 2, 7, देन 2, 9। इसके बाद 3 से बनाएंगे तो 3, 2 हो जाएगा, 3, 5 हो जाएगा, 3, 7 हो जाएगा और 3, 9 हो जाएगा। 3 वाला काम खत्म। और 5 से बनाते हैं तो 5, 2, 5, 3, 5, 7 और 5, 9। ओके, देन इसके बाद 5 का हो गया, देन 7 का बनाएंगे तो 7, 2, 7, 3, 7, 5, 7, 9। 7 वाला भी काम खत्म। अब 9 वाला बनाते हैं, 9, 2, 9, 3, 9, 5, 9, 7 हो गया। बस उसी डिजिट को वापस रिपीट नहीं करना। अब इसको काउंट कर लेता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओके, तो हम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ गया हमारा 20 हो गया। और अपने को अब क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज फॉर्म्ड इज ऑड। प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड करना, ऑड नंबर का। तो सबसे पहले फिर से यहाँ इवेंट का नाम लिख लेने का, ये बात दिमाग में रखने का। और ए हमने ले लिया। ऑड नंबर कौन कौन सा इसके अंदर ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर पे आपका फोकस जाएगा ना तो टोटल 20 है। एक ये इवन है, एक नंबर, एक ये इवन नंबर है 2 नंबर, और एक ए इवन नंबर है 3 नंबर, और ये है 4। और बाकी इसके अलावा सबके सब हमें क्या दिखाई दे रहा है, ऑड नंबर। तो सबके सब ऑड नंबर, क्योंकि ऑड नंबर पूछा है ना, बाकी सब ऑड लिख दो। या 73, देन इसके बाद 75, देन इसके बाद 79, देन इसके बाद 93, देन इसके बाद 95, देन इसके बाद 97। अब सिंपल सी बात है कि टोटल 20 है, 20 में से ये 4 इवन निकाल देंगे तो काउंट करने की जरूरत भी नहीं है। टोटल 20 में से 4 निकाला तो 16 आ गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो अपने को यहाँ, अब नीचे मेरे को जगह नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है 16 और एन ऑफ एस मतलब टोटल 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 अपॉन 5। ओके, अगला बहुत सिंपल, ये तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। 2 कॉइन आर टॉस्ड, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी ऑफ राइटिंग द सैंपल स्पेस, आउटकम द इवेंट। ओ भाई एकदम सिंपल है यार, जो क्वेश्चन अपने को दिया है, इवेंट दिया, उस इवेंट का आंसर देना है। सबसे पहले अपने को जो दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इवेंट ए टू गेट द एटलीस्ट 1 हेड। ओके, फिर दूसरा इवेंट क्या दिया हुआ है, टू गेट नो हेड। 2 कॉइन और टॉस, अच्छा 2 कॉइन अगर हम टॉस करेंगे तो 2 कॉइन टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस आप सभी को पता है कि इफ 2 कॉइन आर टॉस, 2 कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो हेड हेड, हेड टेल टेल हेड और टेल टेल, ऐसा 2 लिखा हुआ, 2 अपने को लिखना है।
इवेंट एटलीस्ट गेटिंग वन हेड, कम से कम आपको एटलीस्ट मैंने बताया था, एटलीस्ट क्या लिखा हुआ, एटलीस्ट गेटिंग वन हेड, एटलीस्ट मतलब पहले से ही कम है, इससे ज्यादा चलेगा, इससे ज्यादा चलेगा तो एक से ज्यादा वाला भी हेड लिखना है। एक हेड बोला है पर एटलीस्ट एक हेड बोला है, तो एक से ज्यादा हेड भी लिखना है, तो ये लिखा हुआ है टीएच भी लिखा हुआ है, अपने को क्या लिखना है, बस एच टी। ओके, एक से ज्यादा वाला भी हेड लिखना है, एटलीस्ट बोला है, ध्यान रखना। इवेंट भी है इधर, प्रिंटिंग में गलत लिखा हुआ है। टू गेट नो हेड, जिसके अंदर हेड नहीं है तो हमारा टेल टेल। ओके, और बाकी तो नीचे कुछ लिखा नहीं है, अगर क्योंकि प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए नहीं बोला तो जो बोला वो ही हमने कर दिया। इसके बाद गाइस ये सेम टू सेम क्वेश्चन, ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में करवाया था। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एज अ सैंपल स्पेस कार्ड ड्रॉन इन रेड कार्ड, रेड कार्ड, तो टोटल रेड कार्ड कितना होता है, 13 हार्ड होता है, 13 डायमंड होता है। तो नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए, आपको नंबर ऑफ ए सिंपल सी बात है ना। अब इवेंट ए पूछा है, इवेंट ए में क्या बोला, इवेंट ए में देखो कार्ड ड्रॉन इज रेड कार्ड, टोटल रेड कार्ड कितना होता है, 13 हार्ड होता है, 13 डायमंड होता है, तो टोटल 26 हो जाता है। अब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, पी ऑफ ए एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, ऐसे फाइंड करते हैं ना। तो एन ऑफ ए कितना आ गया, 26, 26 अपॉन 52। बट यहाँ अपने को फॉर्मूला पूछा है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं, एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। फिर इसके बाद देखो आंसर डायरेक्टली लिखा हुआ है 26 अपॉन 52, 26 अपॉन 52, तो 26 1 सा 26, 26 2 सा 52, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। ओके, तो यहाँ मैं थोड़ा बड़े में लिख देता हूँ, ये बॉक्स से छोटा बना है, 1 अपॉन 2 हो गया। इसके बाद गाइस क्या लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ मुझे लगता है नीचे वाला लिखा ही नहीं, कोई टेंशन नहीं, वैसे तो आपको आता ही होगा। अ डाइस इज रोल्ड, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, मतलब और नीचे कुछ होगा, चलो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। वैसे अगर आपको सॉल्व करने आता तो बॉक्सेस में भरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस ऑफ द डाई, डाई इज रोल्ड, तो मैं डायरेक्ट पूरा लिखता हूँ क्योंकि पूरा उन्होंने बॉक्सेस दिया नहीं है मेरी टीम ने। तो डाई इज रोल्ड, अगर एक डाई रोल्ड करते हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल 6 होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 6 हो गया। ओके, और अपने को इवेंट, फिर से बोल रहा हूँ, इवेंट का नाम यहाँ लिखने का, ऑलरेडी इसके अंदर तो दिया होगा बट फिर भी मैं यहाँ पूरा सॉल्व करवा रहा हूँ। क्या बोला है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ये देखो प्राइम नंबर, इसके अंदर से प्राइम नंबर, तो सिंपल सी बात है 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है, याद रखो 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 2 एक ऐसा इकलौता है जो इवन भी है और प्राइम भी है, इवन भी है और प्राइम, क्योंकि 2 + 2 प्राइम नंबर मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर जो खुद के टेबल में है और 1 के टेबल में और किसी के टेबल में ना है। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में, और उसके अलावा किसी भी नंबर में नहीं आता। 2 3 भी प्राइम है क्योंकि 3 के टेबल में ही आता है, 1 के टेबल, और तो नहीं है कि 4 में भी आता है और 2 में भी आता है, तो ये 4 के अलावा भी आता है, 2 में भी आता है, तो ये प्राइम नहीं है। 5 प्राइम है, 6 तो प्राइम नहीं है, तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया, 1 2 3, कितना आ गया 3। अपने को क्या फाइंड करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग, मेरे ख्याल से इसका प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करना होगा, नहीं होगा तो भी चलो अपन कर ही देते हैं। तो पी ऑफ ए कितना हो गया, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, तो एन ऑफ ए कितना है 3, एन ऑफ एस कितना है 6, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, तो 1/2। ओके, 2 कॉइन आर टॉस, अगर 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो इवेंट में क्या लिखा है, गेटिंग नो हेड, सेम टू सेम क्वेश्चन मेरे दोस्त, 2 कॉइन टॉस करेंगे तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 हो जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो हमें जो इवेंट दिया हुआ है, इवेंट का नाम यहाँ नामकरण करने का, ए लिखने का, इवेंट में वही लिख के बस लेट द इवेंट ए, और आगे का स्टेटमेंट लिख देने का जो अपने को पूछा है। ए क्या बोला है, गेटिंग नो हेड, एक ही तो है जिसके अंदर हेड नहीं है, तो नंबर ऑफ ए कितना आ गया 1। बहुत सारे बच्चे इसको 2 काउंट करते हैं, भाई ये पूरा 1 है, ये पूरा 2 है, ये पूरा 3 है, ये पूरा 4 है। ओके, तो याद रखना, तो 1 आ गया। अपने को प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करने के लिए बोला है ना, तो प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, तो एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए 1 है, एन ऑफ एस कितना है 4, तो 1/4 आ गया। आगे देयर आर 9 टिकट्स, ओके,
इन each bearing one of the number from 1 to 9, one ticket drawn at a random from the box। अरे भाई ये तो बहुत सिंपल है, क्या ही है। सबसे पहले मैं इसको यहाँ लिखता हूँ क्योंकि ये बॉक्स एक्चुअल बॉक्स भरना है। हमेशा क्या करने का, सॉल्व करके फिर बॉक्स बनाने का, नहीं तो बॉक्स बहुत छोटे छोटे दिए रहते हैं। तो सैंपल स्पेस, सिंपल सी बात है, सैंपल स्पेस टोटल नंबर होता है, तो 9 टिकट है तो बॉक्स भी 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 हो गया। तो इसके बाद इसको बॉक्स ऐसा बना देने का, ऐसा ऐसा बॉक्स बना देने का, ऐसा अच्छा सा ऐसा बॉक्स बना देने का। समझ में आया? अब आगे क्या पूछा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो जितने नंबर होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है। फिर इसके बाद अपने को ए पूछा है, ए यहाँ दिया होगा, टिकट शो ऑन इवन नंबर, इवन नंबर। तो अपने को जो दिया हो उसी को उसी तरह लिखने का। इवन नंबर कौन कौन सा है, देखो 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। ये इवन नंबर होता है, आप सभी को पता है। 0 2 4 6 8 ये सभी क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। अगर यूनिट प्लेस पे भी आ रहा है, जैसे मान लो ये है, इसके यूनिट प्लेस से 4 आ रहा है तो भी ये इवन नंबर है। तो जहां भी 0 2 4 6 8 जहां भी आता हो या यूनिट प्लेस पे आता हो वो सभी के सभी कौन से नंबर है, इवन नंबर है। ओके, तो अब आगे अपने को क्या पूछा, फिर इसको ही बॉक्स बना लेना, क्योंकि अपने को पूछा है ऐसा ऐसा बॉक्स बना देने का। नंबर ऑफ ए 1 2 3 4 4 और आगे तो पूछा ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा हुआ है। प्रोबेबिलिटी पूछता तो बस इसको इससे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते। चलो आगे। अब बैग कंटेन 8 रेड सम ब्लू बॉल्स, सम ब्लू बॉल्स। ओके, सम ब्लू बॉल्स मतलब अपने को बताया नहीं कितने ब्लू बॉल्स है। वन बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बैग if the ratio of probability of getting red ball and blue ball is 2:5। अच्छा, मतलब रेड बॉल एंड ब्लू बॉल का रेशियो दिया है 2:5। then find the number of blue ball, मतलब अपने को ब्लू बॉल फाइंड करना है। तो जो नहीं पता रहा तो उसको हम एक्स ले लेते हैं। लेट दी नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बी एक्स, हो गया। फिर इसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है ना, तो ध्यान देना एकदम अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग रेड बॉल का पहले सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। सैंपल स्पेस क्या लिखा हुआ है, 8 रेड प्लस, अब ब्लू बॉल तो अपने को पता नहीं तो उसको हमने एक्स ले लिया। सैंपल स्पेस तो आप सभी को पता है ना, सैंपल स्पेस में टोटल होता है। ओके, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ गया, 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स, क्योंकि अपने को कितना ब्लू बॉल है वो पता नहीं है, तो 8 प्लस एक्स आ गया। अब गाइस सबसे पहले हम लोग रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, क्योंकि दोनों का रेशियो दिया हुआ है। तो रेड बॉल का पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो हम लोग इसको ले लेते हैं, रेड बॉल को आर ले लेते हैं। चलो, तो आर, तो रेड बॉल आप सभी को पता है 8 रेड बॉल है। तो यहाँ नहीं डायरेक्ट ही सॉल्व कर रहे हैं, इसका प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट ही फाइंड कर लेते हैं ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ आर अपॉन नंबर ऑफ एस। ओके, रेड को मैंने आर ले लिया, तो नंबर ऑफ रेड बॉल कितना है 8 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है 8 प्लस एक्स। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा, ब्लू बॉल का भी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। और नंबर ऑफ जो ब्लू बॉल है वो अपने को दिया नहीं है, एक्स दिया हुआ है, तो एक्स हमने लिख लिया। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 प्लस एक्स। ओके, ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। ओके, अब गाइस सिंपल सी बात है, दोनों का हमें क्या करना है, हमें लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ, रेशियो दोनों का रेशियो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, दोनों का रेशियो, द रेशियो प्रोबेबिलिटी, तो रेशियो दोनों का प्रोबेबिलिटी। देखो रेड बॉल एंड ब्लू बॉल, रेड बॉल दोनों का प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का रेशियो, रेशियो मतलब डिवाइड, दोनों का रेशियो। देखो क्या लिखा हुआ है, द रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल एंड ब्लू बॉल इज मतलब इक्वल, दोनों का रेशियो कितना है 2/5। देखो
और ये अपने को ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है, मैंने कुछ से नहीं लिखा। देखो रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज 255। अब मैंने इसका आंसर तो निकाला है, पी ऑफ आर कितना है, पी ऑफ आर देखो 8/8 + x, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी x/8 + x = 2/5। अब गाइस ये नीचे वाले कैंसल, ये देखो दोनों सेम था, 8 + x कैंसल, अपने पास क्या बचा है, क्या बचा है 8/x = 2/5, 8/x/2/5। तो अपने को ये x फाइंड करना है, तो ये इस साइड आ जाएगा, और ये जब इधर आएगा तो नीचे वाला नंबर ऊपर वाला नंबर मतलब डिवाइड वाला नंबर मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई वाला नंबर डिवाइड में। तो 8 × 5/2, 2 1 = 2, 2 4 = 8, तो 5 4 = x = 5 4 = 20। तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितने हैं, नंबर ऑफ ब्लू बॉल, द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इज 20, ये याद रखना है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल इज 20। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अ डाइस इज रोल्ड एंड द कॉइन इज टॉस, राइट द सैंपल स्पेस s एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ns। मतलब अपने को एक डाइस और एक कॉइन एक साथ रोल्ड किया हुआ, डाइस और कॉइन, ओके। फिर इसके बाद लिखा है सैंपल स्पेस ns लिखना है, फिर हमें कुछ इवेंट दिया हुआ है, नीचे a और b दो इवेंट दिया हुआ है। पहला इवेंट क्या लिखा हुआ है, पहला इवेंट ये लिखा हुआ है टू गेट हेड और टेल, हेड भी चलेगा टेल भी चलेगा, ओके। और हेड एंड टेल ऑन द कॉइन, क्या लिखा है, एंड आई थिंक ये नहीं होगा, एंड द नंबर डिविजिबल बाय 3 ऑन द अपर फेसेस ऑफ डाइस। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस में लिख देता हूँ, फिर इसके बाद समझेगा क्या लिखा हो। डाइस, अ डाइस इज रोल्ड एंड कॉइन इज टॉस्ड, डाइस और कॉइन को एक साथ उड़ाया हुआ है। तो आप सभी को पता है 1, ध्यान से देखना जो चीजें मैं करवा रहा हूं। सबसे पहले डाइस और कॉइन, कॉइन के अंदर दो चीजें होती है, हेड और टेल। तो सबसे पहले 1 हो सकता है 1 और हेड आ जाए, या तो हो सकता है 2 और हेड आ जाए, या तो हो सकता है 3 और हेड आ जाए, या तो हो सकता है 4 और हेड आ जाए, या तो हो सकता है 5 और हेड आ जाए, या तो हो सकता है 6 और हेड आ जाए, ओके। ये हेड के साथ वाली पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कॉइन और डाइस एक साथ उड़ाया हुआ है। अब या तो हो सकता है 1 और टेल आ जाए, या तो हो सकता है हमारा 2 और टेल आ जाए, या तो हो सकता है 3 और टेल आ जाए, या तो हो सकता है 4 और टेल आ जाए, या तो हो सकता है 4 हो गया ना, 5 और टेल आ जाए, या तो हो सकता है 6 और टेल आ जाए। समझ, इतनी पॉसिबिलिटी है, अगर दो चीज एक साथ हम उड़ाएंगे तो टोटल कितना हो गया, कितनी पॉसिबिलिटी होगी 12, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 12 आ गया। तो ये लिख दिया। अब इवेंट, फिर से इवेंट का नाम ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, पर वो फिर से जो कंडीशन लिखा हुआ उसको फिर से यहाँ लिखने का, और ए लिखा है, क्या लिखा हुआ है, टू गेट हेड और टेल, हेड और टेल दोनों चलेगा, हेड और टेल दोनों चलेगा, द नंबर डिविजिबल बाय 3, बस हेड और टेल दोनों चलेगा, बस वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से। तो आप सभी को पता है पहला ये आ जाएगा 3h, देन इसके बाद ये 6h, देन और कौन सा है 3t, देन इसके बाद 6t। हेड और टेल दोनों चलेगा, बस वो जो नंबर है वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से। अब दूसरा कंडीशन फॉर द इवेंट, टू गेट अ नंबर ऑन द अपर फेस द डाई ग्रेटर देन 7 एंड द हेड ऑन द कॉइन। भाई सबसे पहले हेड तो चलो रहेगा, बट ग्रेटर देन 7 नंबर तो है ही नहीं, डाइस पे तो 6 नंबर तक ही होगा ना, 6 नंबर तक ही होगा। तो दूसरा जो इवेंट है जो आपने को दिया, पहले सेम टू सेम ऐसा लिखने का और बी लिखने का, बी इक्वल टू नल सेट। तो नंबर ऑफ बी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अपने को इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला है क्या, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए नहीं बोला है, क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला होता तो हम फाइंड करें, पर प्रोबेबिलिटी नहीं बोला है। अगर आप प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करना चाहते हो तो फाइंड कर सकते हो, कैसे, P ऑफ B N ऑफ B अपॉन N ऑफ S, ओके। N ऑफ B और उसको N ऑफ S से क्या कर देगा, डिवाइड कर देने का, ओके। 0/12 0 आ जाएगा, और इसको 1 2 3 4
4। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आए तो P ऑफ A N ऑफ A अपॉन N ऑफ S। तो N ऑफ A कितना है, N ऑफ 1 2 3 4, 4 अपॉन 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 1/3। ओके, हो गया, दोनों का प्रोबेबिलिटी पे मैंने फाइंड करके दे दिया। इसके बाद गए 6 फेसेस ऑफ अ डाई आर शोन बिलो, मतलब 6 फेसेस, मान लो 1 2 3 4 के जगह पे ना A B C D E O, O लिखा हो, O है, ऐसा लिखा रहे। ओके, 1 2 3 4 5 6 की जगह इस तरह से लिखा रहे, तो इफ द डाई इज रोल्ड, मान लो इसको मैंने रोल्ड किया, 1 2 3 4 की जगह इस तरह से लिखा हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट M, ओके, इंग्लिश वोवेल्स अपीयर ऑन द अपर फेसेस। तो सबसे पहले मैं सैंपल स्पेस लिख देता हूं। सैंपल स्पेस ये पूरा का पूरा रहेगा A B C D E O। ओके, ये लिख दिया। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल 6 होगा, 1 2 3 4 5 6। अब इवेंट जो लिखा हुआ है, इवेंट का लिखने का, वो अपने को इंग्लिश वोवेल्स चाहिए। इंग्लिश वोवेल्स क्या होते हैं, A E O, A E O। तो नंबर ऑफ A क्या आ गया, अरे बस भाई घुमाया है और बाकी कुछ नहीं है। मैंने बोला ना, वही जिसका बेसिक क्लियर है ना, जिसका बेसिक क्लियर हुआ है, बस क्वेश्चन घुमा के आएगा तो भी अपने दोस्त कर लेंगे। अब अपने को क्या बोला, इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा M लिखा हुआ है, तो M लिखा है तो M लिखने का भाई, इवेंट का नाम याद रखना, इवेंट का नाम M लिखा हुआ है, तो जो इवेंट का नाम लिखा है वही, अगर लिखा हो, अगर लिख के दिया हुआ है, अगर लिख के दिया हुआ है तो वही लिखने का, नहीं दिया है तो हम अपने मर्जी से लिख सकते हैं, हमने मर्जी से लिख सकते हैं, ये गलती मत करना, ये आपको याद आ जाना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ M, तो N ऑफ M अपॉन N ऑफ S। ओके, N ऑफ M कितना है 3, N ऑफ S कितना 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/, हो गया। अगला क्वेश्चन, अब सेम टू सेम वैसा ही है, सैंपल स्पेस लिखने का, टोटल 2 रेड बॉल है तो R1 R2 ऐसा लिख दो, चाहिए तो या तो डायरेक्ट 2 रेड लिख सकते हो, आपकी मर्जी। 3 ब्लू बॉल है तो डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, ब्लू बॉल ना, तो B1 B2 B3, आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ग्रीन बॉल टोटल कितना 4, तो G1 G2 G3 G4। ओके, इस तरह से बस सिंपल है। फिर इसके अंदर आपने को पूछा है कि पहले इसका टोटल लिख देने का, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है, हाँ 3 4 5 5 4 9, 9 है। फिर इसके बाद इवेंट का नाम लिखने का, क्योंकि इवेंट का नाम दिया नहीं तो अपने से नामकरण कर देने का। लेट इवेंट ए गेटिंग अ रेड बलून, बलून है क्या कि बॉल है, अच्छा बलून है। तो अब देखो रेड बलून कितना है 2 है, R1 R2 लिख दो और प्रोबेबिलिटी भी फाइंड के, चलो एक करके दिखा देता हूँ, क्या वही घिसी पिटी कहानी बार बार करवा रहा हूँ। अब ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, पता है 2, अगर इसका मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोले तो क्या हो जाएगा, N ऑफ A अपॉन N ऑफ S। तो N ऑफ A कितना दिया 2 और N ऑफ S कितना दिया हुआ है 9, तो 2 अपॉन 9। ये मुझे कमेंट बॉक्स में भर देना कि ब्लू वाला दिख रहा है कितना है। अब गाइस अगला क्वेश्चन ध्यान से, ये अपना कार्ड के बारे में दिया हुआ, टोटल 52 प्ले कार्ड्स है। ये तो सेम क्वेश्चन मैंने करवाया है, सेम क्वेश्चन मैंने करवाया। कौन कौन सा बच्चा, ये सब, ये पूरे का आंसर आप कमेंट बॉक्स में भरोगे, क्योंकि एस कार्ड और स्पेड कार्ड का मैंने भराया करवाया। एस कार्ड मतलब इक्का, टोटल 52 में टोटल 4 इक्के होते हैं, रेड में, डायमंड में, क्लब में, स्पेड कार्ड में। और स्पेड कार्ड कितना होता है 13। ये क्वेश्चन सेम टू सेम मैंने करवाया अभी मतलब परसों जब रात को मैंने ये लिया था, लाइव लेक्चर लिया था, तो उसके अंदर मैंने करवाया था। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन 2 डिजिट नंबर, फिर से वही क्वेश्चन, वही वाला 2 डिजिट नंबर। तो देखो इसके अंदर भरना है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, फिर इसके बाद अपने को क्या दिया हुआ प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर, इसके अंदर कौन सा, बस एक नंबर बीच का भरना है, तो इसके अंदर कौन कौन सा ऑड नंबर है। फिर नंबर देखो 4 को नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से काउंट कर लेना कितना है, उसको डिवाइड कर देना, तो इसका भी आंसर आप लिख दोगे। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अ स्टूडेंट मेड अ क्यूब शेप्ड डाई फ्रॉम अ कार्ड शीट, मतलब कि स्टूडेंट ने एक डाय बनाया हुआ, जिस डाय पे उन्होंने 1 2 3 4 5 6 के जगह पे ना, उनके फेसेस के जगह पे ABCDEF लिखा हुआ है। इसके बाद क्या हुआ है, ही रोल्ड द डाई ट्वाइस, इन्होंने ये डाइस को 2 बार उड़ाया हुआ है। तो हमसे पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही गॉट अ वोवेल ऑन द अपर फेसेस ऑफ बोथ द टाइम्स, मतलब कि दोनों बार
दोनों बार कितने चांसेस है कि दोनों वोवल्स एक साथ मिले। ओके, कितने चांसेस है कि वोवल्स मिलने के चांसेस कितने हैं। ओके, दोनों बार सेम, दोनों बार। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूं तो आपको समझेगा। सबसे पहली बात तो हम सैंपल स्पेस लिख रहे हैं कि दो बार है, इसलिए पहले ए साथ में हो सकता है। आपने को ऐसा बोला नहीं है कि सेम वोवल्स बार बार रिपीट नहीं करना है, तो ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए सी हो सकता है, देन इसके बाद ए सी के बाद ए डी हो सकता है, देन ए ई हो सकता है, देन ए एफ हो सकता है। ये हो गया हमारे 1 2 3 4 5 6 ए वाले चांसेस। देन इसके बाद बी बी हो सकता है, देन इसके बाद बी सी हो सकता है, देन इसके बाद बी बी हो सकता है, देन हाँ नहीं एक और, एक मिनट, बी का ए के साथ भी हो सकता है ना, बी ए हो सकता है, देन बी बी हो सकता है, देन बी सी हो सकता है, देन बी डी हो सकता है, देन बी ई हो सकता है, देन बी एफ हो सकता है। मतलब बी का सबके साथ, ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ, ई के साथ और एफ के साथ। टोटल हमारा 12 हो गया। देन इसके बाद सी के साथ अगेन ए के साथ हो सकता है, देन बी के साथ हो सकता है, सी अपना हो सकता है, देन सी डी हो सकता है, देन सी ई हो सकता है, देन सी एफ हो सकता है। सी वाला हो गया। देन डी वाला, डी ए हो सकता है, डी बी हो सकता है, देन डी सी हो सकता है, देन डी डी हो सकता है, देन डी ई हो सकता है, देन डी एफ हो सकता है। तो ये भी कितना हो गया, डी वाला 1 2 3 4 5 6 होगा। देन इसका डी हो गया। देन इसका ई हो सकता है, ई बी हो सकता है, देन ई सी हो सकता है, देन ई डी हो सकता है, देन ई खुद हो सकता है, देन ई एफ हो सकता है। तो ये भी टोटल 6 हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6। देन ई वाला हो गया। अब एफ वाला देखते हैं। एफ ए हो गया, देन एफ बी हो गया, देन एफ सी हो गया, देन एफ डी हो गया, देन एफ ई हो गया, देन एफ एफ हो गया। तो टोटल मिला के टोटल हर को लिखना है, तो 6 6 36। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, 36। अगर दो बार हम रोल्ड करते हैं तो इतने चांसेस हो सकते हैं, इतने चांसेस हो सकते हैं, इतना चीज आने के चांसेस हो सकते हैं। बट अपने को जो इवेंट लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ इवेंट का नाम लिख देने का। और इवेंट अपने को क्या पूछा है, ही गॉट अ वोवल ऑन द अपर फेस ऑफ बोथ द टाइम्स। दोनों टाइम वोवल ही है, तो कितने चांसेस है भाई, वोवल तो इसके अंदर दो ही दिया हुआ है, एक दिया हुआ हमारा ए वाला और ये हमारा ई वाला, दो ही वोवल दिया हुआ है। तो देखो इसके अंदर ढूंढो कहाँ दोनों बार वोवल आया है, एक ये आया हुआ है और एक ए ई आया हुआ है, ये भी दोनों वोवल दोनों बार आया हुआ है। फिर इसके बाद और कहाँ दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, ये देखो एक ये आया हुआ ई ए, फिर इसके बाद ई, और मेरे ख्याल से और दोनों सेम बार वोवल नहीं दिख रहा है, और बाकी सब है बट उसके साथ वोवल नहीं है। तो अपना टोटल 4 ही है, ए देन ए ई, देन इसका ई ए, देन इसके बाद ई ई। तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया, 4। और मुझे इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला है, तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा, पी ऑफ ए एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना है 4, एन ऑफ एस कितना है 36, 1/9 हो गया। इसका देख लेना, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया कि ए को हमने सबके साथ और ए को ए भी लिखना है, क्योंकि ऐसा थोड़ी लिखा है कि वो वोवल को रिपीट नहीं करना है, ऐसा बोला नहीं है। समझ में, आपने को पूछा है कि कहाँ मतलब दोनों वोवल सेम टाइम आया हुआ, तो यहाँ 1 2 3 4 ही बार दिख रहा है। अब चलते आगे, ये वाला क्वेश्चन तो आपको ही करना है क्योंकि ये सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया। फिर से 3 रेड 3 व्हाइट 3 ग्रीन और 3 ब्लैक बॉल। तो सब यहाँ लिख दो और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिख दो। फिर इसके बाद अपने को 2 कंडीशन दिया हुआ है, पहला व्हाइट वाला कंडीशन दिया, कितने व्हाइट वाले हैं, और नॉट व्हाइट वाला, ये वाला लिख के कमेंट बॉक्स में भर देना। अब अगला, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं दिया क्या, ये क्वेश्चन मुझे और आप लोगों को करवाना, अगर नहीं दिया होगा तो यहाँ बोल के लिखूंगा मैं। और अगर ये इसका सॉल्यूशन पूरा चाहिए, ये जो मैंने सॉल्व करवाया, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, इसको मैं अपलोड कर दूंगा अगर आपको चाहिए तो। वैसे तो मैंने यहाँ लिखवा ही दिया है, तो देख लो क्वेश्चन लिखा नहीं है क्या लोगों ने, आई थिंक नहीं लिखा है। हो नहीं लिखा, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं बोलता हूँ। देखो क्या है क्वेश्चन, पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है।
नहीं, ये PYQ में नहीं है, पर 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो वो एक कर लेते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड फिर इसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट। बहुत सिंपल है, पहले हम लोग नंबर लिख लेते हैं, कौन कौन सा नंबर है। पहले ये सर्कल बना लेते हैं, ऐसा एक सर्कल है और अपने को टोटल एरो बनाया हुआ है 15 और क्या है 15, 50, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। थोड़ा बन गया, एकदम इक्वल लेवल पे रहेगा, बट मेरा ऐसा बन गया तो समझ लो। देखो 15, 20, 25, 30, 30, 35, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ओके, और इसके बाद अपने को ऐसा दिया हुआ है कि एरो ऐसा ऐसा बनाया हुआ है, ऐसा। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन है और ऑलरेडी ये भी मैंने करवाया हुआ है। तो एक एरो दिया हुआ है, तो अपने को पूछा है, कुछ क्वेश्चंस पूछा हुआ है। सबसे पहले तो सैंपल्स पे जितना नंबर दिया हुआ वो रहेगा। सैंपल्स पे में टोटल जो नंबर दिया 15, 20, 25। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले जितना नंबर दिया उसको भर देने का सैंपल स्पेस के अंदर, याद रखना। 30, 35, 40, 45, 50, ये हो गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। इसके बाद अपने को कुछ क्वेश्चंस पूछा है कि इवन नंबर पे आने का वो जो एरो है, वो जो एरो दिखाई दे रहा है, जब इसको घुमाएंगे, ओके, इसको घुमाएंगे तो इवन नंबर पे आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी चांसेस है। तो इवन नंबर आप लोगों को दिख रहा है, इवन नंबर दिखाई दे रहा है, तो पहले एक इवेंट का नाम दे देने का, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ कि लेट इवेंट ए गेटिंग एन इवन नंबर। ओके, पहले ये इवेंट का नाम लिख देने का। फिर इसके बाद हमने ए लिख दिया। अब इसके अंदर इवन नंबर कौन कौन सा है? इवन नंबर 20 है, 30 है, देन इसके बाद 40 है, देन 50 है। तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया? 1, 2, 3, 4 हो गया। अब इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो क्या होगा? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है? 4, एन ऑफ एस कितना है? 8। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1/2, 1/2। और क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एट अ नंबर मल्टीपल ऑफ 5 भाई फिर से बी, यहाँ सेकंड लिखने का, इवेंट का नाम लिखने का, लेट इवेंट बी गेटिंग एन ऑड नंबर है ना, मल्टीपल ऑफ 5, सॉरी मल्टीपल ऑफ 5, यहाँ लिखने का, बी लिखने का मल्टीपल ऑफ 5। आपको पता है जिसके यूनिट प्लेस पे 0 और 5 है, 0 और 5 है, वो सभी मल्टीपल ऑफ 5 होते हैं। तो 15 भी आएगा, 20 भी आएगा, 25 भी आएगा, 30 भी आएगा, 35 भी आएगा, 40 भी आएगा, 45 भी आएगा और 50 भी आएगा, मतलब सब आएगा। मल्टीपल ऑफ 5 तो सभी है ना। तो ये टोटल कितना? 8। अब अगर मुझे इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोले तो पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पी ऑफ बी एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी कितना? 8 और एन ऑफ एस भी कितना? 8, 1। अब गाइस देखो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपको करना चाहिए और इतना सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। मैंने बोला कि ये यार अगर आपको बेसिक समझ में आता है ना सब चीज़ें, तो आपके लिए सॉल्व करना कुछ भी इतना डिफिकल्ट सा नहीं है, एकदम सिंपल सा है। अगर ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आ जाए तो मज़ा ही आ जाए। अब देखो इसके अंदर अगला क्वेश्चन जो हमने ये वाला फाइंड कर लिया, फिर एक दिया हुआ है एट अ नंबर डिविजिबल बाय 3। अब तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर कौन कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होता है उसका इवेंट फाइंड करना है, सैंपल्स पे से डिवाइड कर देना। एट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब सर ने बताया था कि ऐसा नंबर जो खुद के टेबल में जाए या तो 1 के टेबल में जाए, वो अपने लिए प्राइम नंबर होता है। और जो इसके अंदर दिखाई दे रहा कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो वो लास्ट वाले का इवेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगा, ये ऑलरेडी बता दिया। तो भाई इसको करके कमेंट बॉक्स में भरना है, मैं देखूं कितने बच्चे तैयारी कर रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो भाई पूरा का पूरा हमारा 4 चैप्टर 5 चैप्टर का पूरा हमने PYQ पूरा करवा दिया है और ऑलरेडी 1st, 2nd, 3rd चैप्टर का भी करवा दिया है। कल हमें लगेगा कि कुछ और क्वेश्चन जो करवाने चाहिए। इतना मेहनत आप लोगों को क्लियर किया जा रहा है, मुझे लगता है भाई आपकी तरफ से भी वो रिस्पॉन्स और हार्डवर्क चलना चाहिए कि रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।